हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न मेथड, यानी कि लेखांकन प्रत्याय दर विधि के गुण या लाभ। सुनिए, इस रीति के प्रयोग से निम्न लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। नंबर फर्स्ट, इसका बृहत प्रयोग होता है क्योंकि यह समझने में सरल और गणना में साधारण होती है। नंबर सेकंड, यह रीति विनियोग के संपूर्ण आर्थिक जीवन अवधि के लाभों को ध्यान में रखती है। नंबर थर्ड, यह रीति शुद्ध आय की विचारधारा को मान्यता प्रदान करती है, अर्थात कुल आय में से पूंजीगत संपत्तियों पर ह्रास को घटाने का प्रावधान करती है। नंबर फोर्थ, जिन विनियोगों की बचत की समय सारणी करीब करीब एक समान ही होती है, उनमें सही अंतर इस रीति द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। एक पॉइंट और नवीन उत्पाद परियोजनाओं लागत में कमी संबंधी परियोजनाओं व अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परियोजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन इस रीति द्वारा ही संभव हो पाता है। अब आता है डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड, इस रीति के दोष या सीमाएं। इसमें सुनिए, जहां एक तरफ विनियोग पर असमायोजित प्रत्याय दर से उक्त लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है, वहीं दूसरी तरफ इसमें अनेक कमियां पाई जाती हैं जिन्हें इस रीति की सीमाएं कहते हैं। कुछ कमियां या दोष या सीमाएं निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है, दीर्घकालीन परियोजनाओं की दशा में यह रीति सही व शुद्ध दृष्टिकोण का चित्रण नहीं कर सकती है। स्थिति के अति मूल्यांकन का वह बना रहता है। यह अति मूल्यांकन इस कारण से हो सकता है कि इस रीति में विभिन्न समयों पर किए जाने वाले विनियोग व विभिन्न समयांतर पर प्राप्त होने वाली आय के संबंध में समय छूट को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। नंबर सेकंड है, इस रीति का प्रमुख दोष यह है कि यह रीति भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये को वर्तमान में प्राप्त 1 रुपये के बराबर मान लेती है। अन्य शब्दों में, इस रीति के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की आय बचत को उतना ही महत्वपूर्ण मान लिया जाता है जितना कि अन्य वर्षों की आय को, जबकि वस्तु स्थिति अगले वर्ष की 200 रुपये की आय तीसरे वर्ष की 200 रुपये की आय से अधिक आकर्षक होती है। इसी प्रकार वर्तमान में किए गए पूंजी खर्च की तुलना आगामी वर्षों से प्राप्त आय से की जाती है, जबकि तथ्य यह है कि तुलना की दोनों पक्षों की रकम से में प्रयुक्त रुपया एक ही प्रकार का रुपया नहीं है। मूल्य परिवर्तन के कारण उनमें अंतर हो सकता है। वित्तीय भाषा में कहा जाए तो यह रीति भावी आय बचत के वर्तमान मूल्य पर कटौती नहीं करता है। संक्षेप में, यह रीति गणना में ब्याज कारक या मुद्रा के समय मूल्य को नकारती है। नंबर थर्ड पॉइंट है, यह रीति विभिन्न विनियोगों के जीवन काल को भी ध्यान में नहीं रखती है। या जहां औसत आय संचालन बचत की गणना में जीवन काल के वर्षों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, विनियोग के मूल्य निर्धारण में इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक विनियोग या औसत विनियोग एक समान ही हो सकता है, चाहे परियोजना का जीवन काल 4 वर्ष हो या 6 वर्ष हो, जैसा कि पिछले उदाहरण में पाया गया है। नंबर फोर्थ है, सूत्र में प्रयुक्त विभिन्न पदों का निर्वाचन भिन्न भिन्न रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए, औसत आय संचालन आय का कार्य ह्रास के बाद की आय से भी हो सकता है और ह्रास के पूर्व की आय से भी हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि भिन्न भिन्न अर्थों में पदों का प्रयोग एक ही परियोजना के संबंध में भिन्न भिन्न दरें दर्शा सकता है। न्यूनतम या यथेचित प्रत्याय की दर परिमाप के रूप में निर्धारित करना भी एक जटिल कार्य है और इसके निर्धारण में कृत्रिमता या काल्पनिकता का वह बना रहता है।
अब नंबर 4 पॉइंट आता है प्रेजेंट वैल्यू मेथड, यानी कि वर्तमान मूल्य रीति। इसका सुनिए, यह रीति डिस्काउंटेड रोकड़ बहाव या समय समायोजित रीति में से एक है। यह रीति मानती है कि विभिन्न समय अवधि पर होने वाले रोकड़ आगमन व बहिर्गमन का मूल्य भिन्न भिन्न होता है और उसकी तुलना तभी की जा सकती है जब उन्हें वर्तमान मूल्य पर परिवर्तित कर दिया जाए। इस रीति में निम्न कदम उठाने पड़ते हैं। नंबर 1 है विभिन्न अवधि के लिए रोकड़ बहिर्गमन तथा रोकड़ आगमन निर्धारित करना, यानी रोकड़ बहिर्गमन का मतलब है कैश आउटफ्लो और रोकड़ आगमन का मतलब है कैश इनफ्लो। नंबर 2 है कटौती दर, यानी कि डिस्काउंट रेट को निर्धारित करना। यह सामान्यतः पूंजी की लागत के बराबर मान लिया जाता है। वर्तमान मूल्य कारक PVF कटौती दर को ध्यान में रखते हुए वार्षिक की सारणी या एक जैसे सूत्र है 1/1 प्लस आई का के होल मतलब n के सूत्र से ज्ञात कर लिया जाता है। शून्य काल में रोकड़ बहिर्गमन यानी कैश आउटफ्लो का डिस्काउंट भी नहीं किया जाता है। प्रारंभिक विनियोग की कुल राशि को ही वर्तमान मूल्य मान लिया जाता है। यदि रोकड़ बहिर्गमन बाद की अवधि में होने वाला है तो उसे PBF के आधार पर डिस्काउंट कर लेते हैं। कुल रोकड़ आगमन के वर्तमान मूल्य की तुलना कुल रोकड़ बहिर्गमन के वर्तमान मूल्य से की जाती है। यदि PV ऑफ कैश इनफ्लो बड़ा है PV ऑफ कैश आउटफ्लो से तो परियोजना स्वीकृत होती है, अन्यथा नहीं। अब आता है न्यूमेरिकल, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू द टू मशीन्स X एंड Y। निम्न विवरण दो मशीनें X और Y से संबंधित है। मशीन X और मशीन Y रुपीज़ यानी कॉस्ट दे रखी है। X की 56,125 और Y की भी 56,125। एस्टिमेटेड लाइफ इसके भी 5 ईयर्स और उसके भी 5 ईयर्स। एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू यानी कि इसका 3,000 उसका भी 3,000। फिर एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो इसमें फर्स्ट ईयर में है X की 3,375, Y की 11,375। सेकेंड ईयर में 5,375, 9,375। थर्ड ईयर के X के हैं 7,375, Y के 7,375। फोर्थ ईयर के X के 9,375, Y के 5,375। फिफ्थ ईयर में X की हैं 11,375 और Y की हैं 3,375। इसका है ओवरहॉलिंग चार्जेस फॉर मशीन X एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ₹25,000. Depreciation has been charged at straight line. Method: discounting rate is 10%, PBF at 10% for 5 years. यानी कि मशीन X पर तीसरे वर्ष के अंत में ओवरहॉलिंग चार्जेस 25,000 रुपये सीधी रेखा पद्धति से ह्रास काटा गया है। कटौती दर 10% मतलब 10% है। 10% पर 5 वर्ष के लिए मूल्य कारक हैं जो रखे हैं ईयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। PBF फर्स्ट ईयर में है 0.909, सेकेंड ईयर में 0.826, थर्ड ईयर में 0.751, फोर्थ ईयर में 0.683, फिफ्थ ईयर में 0.621। यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड सजेस्ट विच मशीन शुड बी चूजन। यानी कि वर्तमान मूल्य रीति का प्रयोग करते हुए समझाइए कि किस मशीन को चुनना चाहिए। इसका सॉल्यूशन सुनिए। ये सबसे पहले है फर्स्ट पर निकालेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। पहले कैश आउटफ्लो का फिर इनफ्लो को निकालेंगे। कैश आउटफ्लो का यानी कि X और Y। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 56,125 और Y का भी 56,125। अब ओवरहॉलिंग चार्जेस यानी कि जो रखा है X का 25,000 ओवरहॉलिंग चार्जेस फॉर मशीन X एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो तीसरे साल के अंत में तो तीसरे साल का जो है 0.751
25,000 की 0.751 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 18,775। इसमें हम ऐड करेंगे तो 74,900 आ जाएगा और इसका 56,125 ही रहेगा। सेकंड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे। पहले मशीन एक्स का निकालेंगे। मशीन एक्स यानी पहले ईयर, इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन CFAT, PVF, PV। ये ईयर है, फर्स्ट ईयर में 3,375, डेप्रिसिएशन है 10,625 और CFAT यानी कि 2+3 इसको ऐड कर लिया हमने तो 14,000 हो गया। PVF आपका ऊपर दे रखा है 0.909 और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली तो आ जाएगा हमारा 12,726 PV। सेकंड में 5,375, डेप्रिसिएशन 10,625 और 16,000 CFAT, 0.826 PVF दे रखा है सेकेंड ईयर का। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 13,216। थर्ड ईयर में 7,375, 10,625, 18,000 दोनों को प्लस करेंगे, फिर 0.75 दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,518। फोर्थ ईयर में 9,375, डेप्रिसिएशन 10,625, CFAT यानी कि 20,000 दोनों को प्लस करके और फिर 0.683 दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 13,660। फिफ्थ ईयर में भी 11,375, ये 10,625, 22,000, 0.621 और 13,662। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 66,782। इसमें निकालेंगे PV ऑफ स्क्रैप, प्रेजेंट वैल्यू मतलब स्क्रैप के, तो 3,000 को 0.621 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.621 लास्ट वाले, तो इसका आ जाएगा 1,863। इसको टोटल जोड़ देंगे 68,645। अब निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो यानी कि मशीन बाई का। ये ऐसे इसका जैसे मशीन एक्स में था, ईयर, इनकम टैक्स, इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स, डेप्रिसिएशन CFAT, PVF, PV। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ये लिखेंगे, फिर इसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे जैसे पीछे करा था हमने, फिर इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, वो यहाँ लिख देंगे, फिर इन सबका टोटल आ जाएगा 69,658। इसमें आ जाएगा PV ऑफ स्क्रैप यानी कि 3,000 की 0.621 से मल्टीप्लाई करके 1,863 मल्टीप्लाई मतलब ये प्लस कर देंगे 71,521। फॉर मशीन एक्स का है 68,645, छोटा है 74,900 से। फॉर मशीन वाई का भी 71,521, बड़ा है 56,125। तो मशीन वाई शुड बी चोजन यानी कि मशीन वाई को चूज़ किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।